नमस्कार, आप सभी का योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों का उप अंकेक्षक सब ऑडिटर का एग्ज़ाम 5 जुलाई का है, उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सेशन लेके आया हूँ। ये एमसीक्यू सेशन देखने के बाद आपको पूरा प्रॉपर जैसे व्यापम में एग्ज़ाम आता है वैसे ही पैटर्न का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि आप व्यापम को ही एग्ज़ाम दिला रहे हैं। क्वेश्चन देखने के बाद उसका जो लेवल है, जो कूट वाले प्रश्न होते हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उन सब को मैं समावेश करके इस एमसीक्यूज़ में लेके आया हूँ। ये एमसीक्यूज़ देखिएगा और आपको पूरा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वैसे ही आपको फीलिंग आएगा। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों का इकोनॉमिक के बेस पे है ना, जो इकोनॉमिक में जो क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक पार्ट का एमसीक्यूज है। तो अभी हम लोग ओनली इकोनॉमिक्स वाले पार्ट का देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कथन एवं कारण वाला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कथन को भी एक्सप्लेन करूंगा, कारण को भी एक्सप्लेन करूंगा, देन उसमें से दोनों में से कौन सा सही होगा और क्यों सही होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कथन वर्तमान में नाबार्ड का स्वामित्व हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है और आरबीआई के पास नहीं। ये आप लोगों को क्या बोलता है कथन। ठीक है, स्टेटमेंट है एट प्रेजेंट द ओनरशिप स्टेट ऑफ नाबार्ड इज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट विद आरबीआई। आरबीआई के पास नहीं है। ठीक है, सिंपल सा बात। पहले क्या था, जब शुरू में जब बना था तब 50% नाबार्ड के पास था, नहीं 50% जो आरबीआई के पास था और 50% गवर्नमेंट के पास था जो नाबार्ड का हिस्सा था। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया, पूरा हिस्सा अपने गवर्नमेंट के पास चले गया और आरबीआई के पास अब बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या है, कथन सही है। कारण क्या बोलते हैं, नियामक और मालिक की भूमिकाओं में हितों का टकराव समाप्त करना था। किस कारण से आरबीआई को हिस्सेदारी से अलग किया गया, तो किस कारण से किया गया, नियामक और मालिक की भूमिका में हितों का टकराव समाप्त करना था। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि आरबीआई ही जितने भी बैंक हैं उन सब का रूल रेगुलेशन बनाता है, और अगर बाय द वे आरबीआई ही रूल रेगुलेशन बनाता है और उसे ही ओनरशिप दे दिया जाए या कुछ हिस्सेदारी दे दिया जाए उस बैंक का, नाबार्ड का, तो वो तो अपने अकॉर्डिंग, अपने फायदे के अकॉर्डिंग की करेगा। तो इसी कारण क्या था कि जो नियामक मतलब वो जो नियम कानून बनाता है और मालिक दोनों एक ही रहेगा तो क्या होगा, फिर हितों का टकराव चालू हो जाएगा। तो इस कारण हितों का टकराव को समाप्त करना इसका क्या था, कारण था। तो इसमें कथन भी हमें सही लग रहा है और कारण भी सही है। तो क्या हो जाएगा, कथन एवं कारण दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या बोलते हैं। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन का सही कारण नहीं है। मतलब कि ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, कथन कारण दोनों तो सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन भी तो सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या बोलता है, कारण कथन का सही कारण नहीं है। कारण सही कारण है भाई, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये आंसर सही नहीं होगा। सेकंड बोलता है कथन एवं कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या, ये राइट है। ये जो है कि कथन तो सही है और साथ में जो कारण है वो भी आप लोगों का क्या है, सही है। तो इसमें जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, कथन एवं कारण दोनों सही हैं, कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन का सही कारण है। ये वाला जो ऑप्शन है, सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फर्स्ट का गलत होने का कारण क्या था, ये तो सही बता रहे कथन कारण दोनों सही है, लेकिन क्या बोलता है वो, कारण कारण का सही कारण नहीं है। इस कारण ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड सही हो जाएगा। सी क्या बोलता है, कथन सही है कारण गलत, ये तो गलत, ये भी गलत। तो इसमें आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इस पॉइंट से रिलेटेड याद रखना कि जो शुरू में है, जो शुरू में हिस्सेदारी क्या था, 50-50% था। 50% आरबीआई के पास था नाबार्ड का हिस्सेदारी और 50% किसके पास था, गवर्नमेंट के पास था। ये बात आप लोग याद रखना। फिर धीरे से क्या हुआ था, कुछ हिस्सा इसके पास आया, कुछ आरबीआई का 50% था, इसका 50% था, फिर वो कम होते होते धीरे धीरे क्या हो गया, पूरा हिस्सा गवर्नमेंट के पास चले गया और आरबीआई के पास अभी करंट में कोई हिस्सेदारी नहीं है। और कारण क्या है कि जो आप लोगों का नियामक और जो आप लोगों का जो है स्वामित्व, दोनों का जो हितों का टकराव था उसको समाप्त करना, ये क्या था, उसका कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले अपन देख लेते हैं कि जो हमारा है कोर्स लॉन्च है सहकारिता उप अंकेक्षक का ऑडिटर का। इसका प्राइस आप लोगों का 2900 रुपये है। आप लोग चाहें तो अभी भी टाइम है आपके पास, एग्जाम में 50 दिन 40 दिन बचे हुए हैं, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। सहकारिता उप अंकेक्षक का है, ऑनलाइन कोर्स है। अभी 2900 रुपये है प्राइस, 5000 का है बट अपन अभी डिस्काउंट में 2900 में ही करवा रहे हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको अकाउंट का ही अलग से चाहिए हो तो आप अकाउंट का भी खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। वो आपको 1499 रुपये में मिल जाएगा ओनली अकाउंट का। अगर आपको हमारा टेस्ट सीरीज परचेज करना हो तो आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं, वो 349 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट सीरीज अलग अलग पार्ट में भी है और सब कंबाइन में भी है। ठीक है, आगे आपको फुल सी आप हम कोर्स परचेज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। उसका प्राइस 5999 रुपये है। तो अगर आपको अपना तैयारी करना हो और कोर्स परचेज करना हो तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारे पास टेट सीरीज भी है, अलग से अकाउंट का सेपरेट क्लास भी है। और अगर आप
ओवरऑल पूरा कोर्स लेना चाहे तो उसका भी है, उसका प्राइस 2900 है। किसका? उप अंकेक्षक का, सब ऑडिटर का। ठीक है, चलिए। और अगर आपको हमारा जो ऐप इंस्टॉल करना, सबसे ज़्यादा ऐप इंस्टॉल के मामले में हमारे ऐप आगे चल रहे हैं, तो आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस करके है ऐप। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इस नाम से आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ये लिखिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, ध्यान से देखिएगा। औसत लागत वक्र का आकार, औसत लागत वक्र का आकार क्या बोलता है भाई? औसत लागत वक्र का आकार सामान्यतः कैसा होता है? ए ऑप्शन आपको दिया है सीधी रेखा, बी ऑप्शन दिया है ऊपर की ओर ढलान, सी दिया है नीचे की ओर ढलान, और डी दिया है यू आकार का। अब ये आकार क्यों होता है मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ क्या बोला है, औसत लागत वक्र का आकार सामान्यतः कैसा होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये मैं आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ये हो गया। अब देखिए भाई, जो औसत लागत है, एक मैं एग्जाम्पल, इसका मैं कोर्स में पूरा डिटेल में बताया हूँ ना, डिटेल में सेपरेट मैंने वीडियो बनाया है इस टॉपिक पे लेके कि कर्व कैसे ऊपर होता है, कैसे नीचे होता है, और यू शेप का क्यों होता है। अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ क्या बोलता है, औसत लागत, औसत लागत कैसा होता है, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है औसत लागत वक्र कैसा होता है, औसत लागत वक्र का आकार। तो मैं बता देता हूँ, जैसे ही हम क्या करते हैं औसत लागत बढ़ाते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, एक होटल है मेरा, एक होटल का दुकान है, ठीक है। अब मेरे को 2 कर्मचारियों का ज़रूरत था, तो मैंने क्या किया, 2 कर्मचारियों को रख लिया। अब 2 कर्मचारियों को रखा तो मेरे को फ़ायदा होगा, क्यों? क्योंकि काम ज़्यादा था और मेरे को 2 कर्मचारियों का ज़रूरत था, तो मैं 2 कर्मचारियों को रखा तो मेरे को क्या होगा, फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा तो मेरे को क्या होगा, जो औसत लागत है कम आएगा। तो ऐसे कंडीशन में औसत लागत कैसे जाता है, नीचे। औसत लागत कम लगता है तो नीचे जाता है, जब ज़्यादा लगता है तो ऊपर जाता है। तो देखो, पहला मैं आपको क्या बोला कि मेरे को 2 कर्मचारियों का ज़रूरत था, तो मैंने 2 कर्मचारी रखा तो मेरे को फ़ायदा हुआ। भाई प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, काम का ज़रूरत था तो मैंने 2 कर्मचारी रखा, तो क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। फ़ायदा होगा तो क्या होगा, औसत लागत कम आएगा। तो औसत लागत कम आया तो मैं पहले कैसे किया, नीचे किया। अब देन क्या हो गया कि मैं और एक्स्ट्रा अपने कर्मचारी को रखना स्टार्ट कर दिया, ज़रूरत नहीं है फिर भी रखना स्टार्ट कर दिया। तो वैसे में क्या होगा, मेरा लागत ज़्यादा आएगा, तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यू शेप का बन रहे हैं, मतलब पहले क्या हुआ, लागत कम आया। जब ज़रूरत होता है और एक्चुअल में आप रखते हो तो क्या होता है, लागत कम होता है, औसत लागत। लेकिन उसके बाद भी आप रखना स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, लागत बढ़ते जाता है। इसी कारण से क्या बोला गया है, यू शेप का। देखिए ये यू शेप का बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यू शेप का, ठीक है। तो औसत लागत वक्र का आकार सामान्यतः कैसा होता है, यू आकार का होता है। बाइलिंगुअल देख लेते हैं सेकंड टर्म, व्हाट इज द यूजुअल शेप ऑफ द एवरेज कॉस्ट कर्व। तो कैसा होता है भाई, यू शेप का होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में आप लोगों को मार्जिनल कॉस्ट ऐसे होता है, मार्जिनल रिवेन्यू डाउनवर्ड होता है और एवरेज रिवेन्यू डाउनवर्ड होता है। ऐसे करके आपको पॉइंट कोर्स में पढ़ाया हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है भाई, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोलते हैं निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। पहला क्या बोलता है भाई, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सर सीडी देशमुख थे। पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सर सीडी देशमुख थे, राइट, ठीक है, सही है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, रॉन्ग। अभी हमारे वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास जी नहीं हैं, अभी वर्तमान में कौन है भाई, संजय मल्होत्रा जी हैं। इसके कौन है अभी, संजय मल्होत्रा, ये याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा, ये नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ये क्या हो जाएगा, सही। आगे नीचे देखते हैं, आगे नीचे और क्या बोलता है भाई, नीचे बोलता है आप लोगों का JKL। आरबीआई में अधिकतम 4 उप गवर्नर हो सकते हैं, राइट, ठीक है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे, राइट। तो इसमें कौन कौन सा राइट हुआ भाई, जे राइट हुआ, के रॉन्ग हुआ। तो राइट राइट मैं देख रहा हूँ, जे राइट, उसके बाद एल राइट, उसके बाद एम राइट। तो क्या हो जाएगा, JL और M। JLM कौन से ऑप्शन में है, JLM बी ऑप्शन पे सही है, बी ऑप्शन पे सही है, तो इसका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, JLM, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एकाधिकार बाजार में फर्म मूल्य निर्धारक होता है, प्राइस मेकर होता है। एक होता है प्राइस मेकर, एक होता है प्राइस टेकर। इसमें क्या बोला है, एकाधिकार बाजार में फर्म मूल्य का निर्धारक होता है। ये क्या है, कथन। कारण क्या बोलता है, क्योंकि बाजार में उस वस्तु का कोई निकट विकल्प नहीं होता, राइट है भाई। आपको पता है जो होता है मोनोपोली, जो एकाधिकार होता है, उसमें कौन होता है, एक आदमी होता है और वही क्या होता है, एक विक्रेता होता है, वही क्या होता है,
डिसाइड करता है कि मूल्य क्या होगा। मतलब एकाधिकार वजह फर्म मूल्य निर्धारक होता है, राइट। क्यों? क्योंकि बाजार में उस वस्तु का कोई निकट विकल्प नहीं होता, मतलब कि सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए भी सही, बी भी सही और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन क्या बोलते हैं यार? आर दोनों सत्य, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन आपको राइट दिख रहा है, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है निम्नलिखित को मिलान कीजिए। मिलान करना है भाई, चलिए मिलान कर लेते हैं। नाबार्ड का क्या हो जाएगा? नाबार्ड का क्या हो जाएगा? पहले आराम से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। नाबार्ड का क्या हो जाएगा? ये 1982 में स्थापना हुआ, ए का क्या हो जाएगा? दूसरा। आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1935 में, तो इसका क्या हो जाएगा? 1935। रोहित जैन कब बने भाई? रोहित जैन मई 2026 में बने हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ये। और पूनम गुप्ता कब बनी? अप्रैल 2025 में। तो मेरा क्या निकल के आ रहा है? ए का दूसरा, ए का दूसरा। बी का क्या निकल के आ रहा है? पहला, बी का पहला। और सी का क्या निकल रहा है? चौथा, सी का चौथा। और डी का मेरा क्या निकल रहा है? 3। अब देख लेते हैं भाई ये ऑप्शन कहाँ मैच करता है। 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यहाँ आपका मिस्टेक है। 2 1 4 3, 2 1 यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3। ये ऑप्शन थोड़ा मैच कर लेना भाई, ठीक है? थोड़ा मतलब कि इसमें थोड़ा सुधार कर लेना। यहाँ क्या आ जाएगा आप लोगों का? 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सारे गलत दिए गए हैं, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है? 3 की जगह 4 और 4 की जगह 3। ठीक है, ये अब रखिएगा। इसमें ऑप्शन चारों ही गलत दे दिए हैं, पहला वाला सही है। ये मिस्टेक गलती से ये 3 की जगह 4 हो गया, 4 की जगह 3 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है भाई। कौन कौन से सही है देख लेते हैं भाई। पहला आपको बोलता है सीमांत उपयोगिता में कमी का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु की लगातार इकाइयों के उपभोग से सीमांत उपयोगिता घटती है। इंग्लिश टर्म में भी देख लेते हैं। इंग्लिश टर्म क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज विथ कंटिन्यूअस कंजप्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। मतलब जैसे जैसे अपन यूज़ करते हैं वो कमी को बताता है। क्या बोलता है? सीमांत उपयोगिता में कमी का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु का लगातार इकाइयों के उपभोग से, मतलब यूज़ करने से सीमांत उपयोगिता घटते जाता है। भाई जैसे 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 आपको भूख लग रहा है, आप एक रोटी खाए, देन आपका भूख थोड़ा कम हुआ, दोबारा खाओगे थोड़ा और कम मिलेगा। मतलब जैसे जैसे हम कोई चीज़ को यूज़ करते जाते हैं, उपभोग करते जाते हैं, कंजप्शन उसका करते जाते हैं, तो क्या होता है? उससे मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो कम होते जाता है। ये सही बात है, तो ये क्या हो जाएगा? जे सही हो जाएगा, राइट। उसके बाद के क्या बोलते हैं? मांग का नियम। मांग का नियम मूल्य और मांग के बीच प्रत्यक्ष संबंध को दर्शाता है। प्रत्यक्ष को दर्शाता है कि अप्रत्यक्ष को? डायरेक्ट रिलेशन को बताता है कि इनडायरेक्ट को? भाई देखो, मांग अगर बढ़ा तो कीमत कम हो जाता है। मांग मतलब डिमांड, ठीक है? मांग अगर आपका डिमांड जो है बढ़ा तो आज जो आपका रेट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब ये अपोजिट बता रहे हैं ना भाई। ये क्या होता है? डायरेक्ट नहीं बताता, ये क्या बताता है? इनवर्स, मतलब अपोजिट को बताता है ना, उल्टा। उल्टा संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। आगे बोलता है एल, उदासीनता वक्र नीचे की ओर ढलान वाला होता है, राइट। ये जो आप लोगों का इनडिफरेंस कर्व होता है, उदासीनता वक्र को अंग्रेजी में बोला जाता है इनडिफरेंस कर्व। इसका जो स्लोप होता है डाउनवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें ना शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, इतना टाइम नहीं है कि लंबा चौड़ा बताऊँ, लेकिन शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि ये जो इनडिफरेंस कर्व होता है, इसमें क्या होता है? दो वस्तु होता है, दो वस्तु होता है, दो वस्तु का यूज़ करने से जो मिलने वाली उपयोगिता दोनों बराबर होती है, लेकिन एक का ज़्यादा यूज़ करूंगा तो दूसरा कम होगा। इस कारण क्या होता है कि जो इसका इनडिफरेंस कर्व है वो क्या होता है? नीचे की ओर ढलान। क्यों भाई? क्योंकि एक को बढ़ाऊंगा तो दूसरा कम हो गई, तो इस कारण ये क्या हो जाता है? नीचे ढलान की ओर हो जाता है। आगे देखते हैं हम। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म मूल्य निर्धारक होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म मूल्य निर्धारक होता है। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म इज अ प्राइस मेकर। कौन होता है भाई पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का मूल्य निर्धारक? ये तो एकाधिकार का बात कर दिया। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म इज अ प्राइस मेकर। प्राइस ये नहीं बनाता भाई, ये क्या होता है? प्राइस लेने वाला होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? एम भी गलत हो गया। ठीक है, फुल कंपटीशन में क्या होता है भाई? कोई मोनोपोली तो नहीं है कि कोई एक फर्म आके डिसाइड करेगा कि कितना रुपया करना है। तो एम गलत हो गया और के भी गलत हो गया। तो क्या क्या सही हो गया? जे और एल सही हो गया। तो जे और एल किस में है भाई? ऑप्शन नंबर ए पे है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जे और एल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बोलते हैं? आगे क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़, ये आप लोगों का
छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक्स है सीजी इकोनॉमिक्स से है, ये आप लोगों के सिलेबस में है सीजी इकोनॉमिक्स ना, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में है कि रायपुर में कि अंबिकापुर कि राजनांदगांव में? तो कहाँ है भाई छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास का निगम? ये आप लोगों का कैपिटल में रायपुर में है। तो ये क्या हो जाएगा? राइट, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है मैच द फ्लोइंग। आरबीआई, आरबीआई के बाद क्या दिया है? नाबार्ड, एसबीआई, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, आरबीआई में क्या हो जाएगा? केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक है भाई, सिंपल सा बात। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास वाला बैंक है। और एसबीआई कब आया और पीएनबी कब आया? देखो ए का दो दिखा रहा है, ए का दो, ए का दो इसमें दिखा रहा है और ए का दो इसमें दिखा रहा है, तो या तो ये सही है या तो ये सही है। बी का बी का एक किस में दिखा रहा है? इसमें दिखा रहा है, मतलब यही सही है। और आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा। सी का तीसरा और डी का चौथा, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में स्टेब्लिश हुआ, एसबीआई 1955 में। ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं? निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। मांग की लोच मांग में परिवर्तन की संवेदनशीलता को मापती है, राइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, राइट। गिफिन वस्तु जिसे कि क्या बोला जाता है? गिफिन गुड्स, मतलब मांग वक्र ऊपर की ओर बढ़ता है। जो गिफिन वस्तु के लिए मांग वक्र ऊपर की ओर बढ़ता है, राइट, नीचे नहीं जाता उसका, डिमांड बढ़ने पर और रेट बढ़ जाता है, उसमें कोई वो नहीं रहता। औसत लागत वक्र सदैव यू आकार का होता है, राइट। एकाधिकार बाजार में अनेक विक्रेता होते हैं, ये गलत। तो सही सही क्या है भाई? जे, के और एल इसमें सही हो जाएगा। जे, के और एल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे, के, एल किस में दिया? ऑप्शन नंबर ए पे। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं एनएमडीसी का प्रमुख लौह अयस्क परियोजना क्षेत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ है? कहाँ है भाई? बस्तर में, कांकेर में, कोरिया में कि जसपुर में? तो कहाँ है ये? दंतेवाड़ा में है। और दंतेवाड़ा आपका कहाँ आ जाता है? बस्तर में आ जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ये ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलते हैं? निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में प्रवेश और निर्गमन की स्वतंत्रता होती है। देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, राइट। ठीक है, एकाधिकार में निकट विकल्प उपलब्ध नहीं होते। क्लोज सब्स्टिट्यूट आर नॉट अवेलेबल इन मोनोपोली, राइट। ठीक है, पहला भी राइट, सेकंड भी राइट। तीसरा, सीमांत राजस्व और औसत राजस्व पूर्ण प्रतिस्पर्धा में समान होते हैं, राइट भाई। उसके बाद एम क्या बोलता है? एकाधिकार प्रतियोगिता में केवल एक विक्रेता होता है। देयर इज ओनली वन सेलर अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो एम भी राइट है, एक बार चेक कर लेते हैं शुरू से। ठीक है, पहला क्या बोलता है? देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में प्रवेश और निर्गमन की स्वतंत्रता होती है, ये तो राइट है, परफेक्ट राइट है। एकाधिकार में निकट विकल्प उपलब्ध नहीं होते हैं, जो क्लोज सब्स्टिट्यूट आर नॉट अवेलेबल इन मोनोपोली, ये भी राइट भाई। ठीक है, सेकंड भी राइट है। सीमांत राजस्व और औसत राजस्व, मतलब कि मार्जिनल रिवेन्यू, एक बार इंग्लिश टर्म में बता देता हूँ, मार्जिनल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू आर इक्वल अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये भी सही बात है। उसके बाद देयर इज ओनली वन सेलर अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। देखिए भाई, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो हिंदी टर्म है और इंग्लिश टर्म है, मोनोपोलिस्टिक मतलब एकाधिकृत होता है, एकाधिकृत हिंदी में ना बहुत जगह ये कंफ्यूजन होता है। और मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार, और मोनोपोली मतलब क्या होता है? एकाधिकार। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है ना। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, मतलब इसके क्या होते हैं? एक ही विक्रेता होते हैं। एकाधिकार में एक विक्रेता होते हैं। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक होता है, जिसे एकाधिकृत बोला जाता है, उसमें एक विक्रेता ना होके ज़्यादा विक्रेता होते हैं, है ना। तो अगर मैं एकाधिकृत बोलूँ, लेकिन चूंकि आप लोगों का यहाँ एकाधिकार लिखा है तो एक ही होगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन मैं इंग्लिश टर्म में देखूँ तो मोनोपोलिस्टिक लिख दिया है, तो एकाधिकृत हो जाता है उसका मतलब। तो इसका आप लोग मोनोपोली मान के चलना है ना। मोनोपोली मानोगे तो एकाधिकार में क्या होता है? एक ही विक्रेता होता है। तो क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित मिलान कीजिए। मिलान करना है भाई, आप लोगों को देखना है कौन कौन सही होगा। आरबीआई का क्या हो जाएगा? बैंकर्स बैंक हो जाएगा। नाबार्ड का ग्रामीण बैंक ग्रामीण बैंक हो जाएगा, राइट है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी का फुल फॉर्म है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। उसके बाद आईडीएफसी, तो आईडीएफसी प्राइवेट बैंक आपको पता है, तो इसका ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ में कृषि
प्रमुख व्यवसाय है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन छत्तीसगढ़, राइट। धान छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है। राइस इज द मेजर क्रॉप ऑफ छत्तीसगढ़, राइट। छत्तीसगढ़ में सिंचाई के साधनों का विकास नहीं हुआ है, ये गलत है भाई। हुआ है ना भाई, कैसे नहीं हुआ है? तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। महानदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है, राइट भाई, प्रमुख रिवर है ना। तो क्या हो जाएगा भाई? एल बस नहीं आएगा ना, तो जे के एम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलते हैं भाई? निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आरबीआई, आरबीआई का क्या हो जाएगा भाई? आरबीआई का देखिए आप लोग, आरबीआई का क्या हो जाएगा? रेपो दर निर्धारित करना। नाबार्ड स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आरबीआई के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? सीडी देशमुख थे। और बच गया, नाबार्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? एम राजकृष्ण। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है भाई आप लोगों को। मांग का नियम, मांग का नियम मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। लॉ ऑफ डिमांड शो एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, राइट। क्यों भाई? क्योंकि मांग जो है, डिमांड जो बढ़ता है तो क्या हो जाता है? रेट कम हो जाता है। रेट मतलब प्राइस, प्राइस क्या हो जाता है? कम, जब डिमांड बढ़ता है। और जब डिमांड घटता है तो जो प्राइस है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि अपोजिट होता है। जैसे कि एक बढ़ा तो दूसरा घटा, दूसरा घटा तो वो वाला बढ़ गया। ठीक है भाई, जब रेट ज़्यादा होता है, जब रेट, इसको ऐसे देख लो ना, ऐसे हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजिंग हुआ होगा। देखो, जैसे रेट ज़्यादा होता है, प्राइस ज़्यादा होता है, तो डिमांड क्या होता है? कम। ये ज़्यादा है, रेट ज़्यादा मतलब प्राइस ज़्यादा, तो डिमांड क्या है? डिमांड यहाँ मैं लिख देता हूँ कम। ठीक है, अब क्या हो गया कि रेट कम हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगा? ये कम हो गया तो डिमांड क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे बोलना चाह रहा है ना, मतलब इनवर्स, ये ज़्यादा हुआ तो ये कम, ये कम हुआ तो ये ज़्यादा। ठीक है, चलिए, तो ये राइट है भाई, मांग का नियम। ये सेकंड क्या बोलता है कि जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग सामान्यतः घट जाती है, ये भी राइट है। ठीक है, जब वस्तु का मूल्य जो है बढ़ता है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस इट डिमांड जनरली डिक्रीज, कम हो जाता है, राइट। गिफिन वस्तु में मांग वक्र ऊपर की ओर ढलान वाला हो सकता है, राइट। ठीक है, एम बोलता है मांग की लोच सदैव शून्य होती है, ये गलत है भाई। नाम ही स्पष्ट, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ ही आ रहा है, लोच सिला ही रहा है, तो कैसे एक हो जाएगा वो जीरो? तो ये गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा? जे के एल। जे के एल किस में है? बी में, तो ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है भाई? देख लीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है भाई आप लोगों को। आरबीआई का क्या हो जाएगा? केंद्रीय बैंक हो जाएगा। नाबार्ड का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि एवं विकास ग्रामीण बैंक। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। नाबार्ड के कौन? साजी के भी। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 17। एकाधिकार बाजार में फर्म होता है। एकाधिकार बाजार में फर्म क्या होता है भाई? मूल्य ग्रहण करता, मूल्य निर्धारक, सरकारी नियंत्रक, उपभोक्ता। भाई एकाधिकार एक लौता है इंसान, वही रेट डिसाइड करता। क्या होता है? मूल्य निर्धारक। मूल्य निर्धारक मतलब प्राइस मेकर, नॉट प्राइस टेकर, ओनली प्राइस मेकर होता है ये। अब लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं, 18 19 और 20। तीन क्वेश्चन बचे हैं भाई। 18वां देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। पूरक वस्तु की मांग एक दूसरे पर निर्भर करती है, राइट। ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भाई। पूरक वस्तु की मांग, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ये मैं पढ़ाया हूँ ना आप लोगों को डिमांड वाले पॉइंट में, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रतिस्थापन वस्तु में से एक वस्तु के मूल्य बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, राइट है ये भी। सामान्य वस्तु में आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है, ये भी राइट है। घटिया वस्तु, जिसे कि इंफीरियर गुड्स बोला जाता है, ठीक है, जो घटिया वस्तु में आय बढ़ने पर मांग भी बढ़ता है, नहीं कम होता है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। देखो, जैसे आपका इनकम कम था तो आप मजबूरी में कोई इंफीरियर गुड्स, जो घटिया वस्तु है, उनको यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब आपका इनकम बढ़ गया तो आप उसे यूज़ करोगे क्या? नहीं, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस कारण ये क्या हो जाएगा? गलत। ये बढ़ता है बोले नहीं, लेकिन कम होता है, तो क्या हो जाएगा? जे के एल, ये राइट हो जाएगा। जे के एल, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी, जे के एल करेक्ट। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किस स्रोत से होता है? किस स्रोत से होता है भाई? डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ताप विद्युत। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है कि सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किस स्रोत से होता है?
ताप विद्युत से होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है भाई, देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। मांग अनुसूची कीमत और मांग के बीच संबंध को दर्शाता है, राइट, एकदम राइट है भाई, ठीक है। उसके बाद व्यक्तिगत मांग से बाजार मांग प्राप्त होता है, व्यक्तिगत मांग से ही क्या होता है आप लोगों का बाजार मांग प्राप्त होता है, एक एक व्यक्ति करके तो आपको पता चलेगा कि वो क्या है बोल के, तो ये भी राइट हो जाएगा। एल देता है मांग वक्र सामान्यतः बाएं से दाएं ऊपर की नहीं, ये आप लोगों को बताया था कि मांग ऐसे होता है, नीचे की ओर होता है, ना कि ऊपर की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। एम मांग में परिवर्तन आय रुचि तथा संबंधित वस्तु की कीमत से प्रभावित हो सकता है, राइट। भाई अगर किसी का आय बढ़ा तो डिमांड इधर उधर हो जाएगा, और जो आप लोगों का रुचि है वो भी थोड़ा चेंज हुआ तो वो भी आप लोगों का क्या हो जाएगा कि जो है चेंज हो जाएगा, जो डिमांड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसका कीमत भी थोड़ा कम ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, राइट है। आप लोगों का गलत क्या है, इसमें से आप लोगों का गलत जो है वो क्या है, ये वाला गलत है, एल गलत है। मांग वक्र समानता बाएं से दाएं ऊपर की ओर नहीं होता, नीचे की ओर होता है ना, तो ये गलत है। तो राइट क्या है, जे के और एम, जे के और एम, मतलब कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे आप लोगों के 20 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के व्यापम में आते हैं, ठीक है। और हमारा कोर्स लॉन्च है भाई उप अंकेक्षक का, आपको परचेस करना हो तो आप परचेस कर सकते हैं। सहकारिता उप अंकेक्षक का अभी प्राइस आप लोगों का 2900 चल रहा है, आगे वो 5000 भी हो सकता है, आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्राइस बढ़ भी सकता है, ठीक है। और हमारा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च है, टेस्ट सीरीज भी आप परचेज कर सकते हैं, 349 रुपये हैं टेस्ट सीरीज का, आपको पता है वैल्यू कितना होता है, ठीक है। आगे आप लोगों का अगर अकाउंट का सेपरेट लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं, और चाहे तो फुल सी आप लोगों को लेना हो तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये था आप लोगों का एमसीक्यू सेशन, मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया था, इसको मैं और भी कोर्स में आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, जो भी आप लोगों के आ सकते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन जैसे कूट वाले कथन वाले अभी आपको पढ़ाएं, अभी पढ़ने से आपको प्रॉपर एग्जाम वाला फीलिंग आया होगा कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपके दिल से आवाज़ निकला होगा कि सही में ऐसे क्वेश्चन व्यापम में आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं कोर्स में भी पढ़ा रहा हूँ, आपको हमारा कोर्स परचेज करना हो तो जल्द से जल्द कोर्स परचेज कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, 40-50 दिन ही बचे हुए हैं, उसके बाद आप बस पछतावा ही आपके पास रह जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना हो या कोर्स परचेज से रिलेटेड कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पर डायल कर लेना 8770123687, इस नंबर पर डायल करोगे तो कोर्स परचेज से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। या कोई प्रॉब्लम भी होता है, परेशानी भी होता है तो यहाँ आपको बता देंगे। अब ये नंबर बिजी रहता है भैया ना, कोर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है कि ये नंबर कई बार बिजी आता है, तो बिजी आएगा तो आपको दोबारा ट्राई करना है, या आप व्हाट्सअप में मैसेज भी कर सकते हैं, इस नंबर में व्हाट्सअप में मैसेज भी कर सकते हैं अगर कॉल अटेंड नहीं हुआ तो, या थोड़ा देर बाद, और आप क्या कर सकते हैं, कॉल बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, धन्यवाद।